हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अब आप कहेंगे कि मैम बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे? तो आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, वो भी जितने भी आपके 2016 से 2023 तक के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, तो सभी को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। वो आपका फास्ट रिवीजन होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझाने वाले होंगे, जहाँ पे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बताना चाहिए, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वरना आपका फास्ट रिवीजन रहेगा। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हर एक चीज़ एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगी। आपको रिवीजन के टाइम में कुछ ये नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ से ढूंढें, कहाँ से सर्च करें, क्या चीज़ पढ़ें। तो आपने एक सब्जेक्ट की क्लास चला ली और आपको वो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, यानी आपका वो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं मैन जो आप उसको नोट डाउन भी करते जाते हैं, वो तो खैर आप लोग करते ही रहते हो। और अभी जब अलग अलग से कराया कि 2016 का, 2017 का, 2018 का, इस तरह से भी कराया, उसके बाद में एक एक क्लास ऐसे आई कि 2016 से 2023 तक के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस, फिर अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, फिर लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, तो वो क्लासेस भी आपने अटेंड की होगी। अब आपकी बारी आ गई है फास्ट रिवीजन की। तो आपकी एक क्लास रोज रहेगी फास्ट रिवीजन, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट को हमको कंप्लीट करना है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले। तो इस तरह से हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए चीज़ों की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला आपका हो जाता है, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए भाई। हम आपसे अब कहेंगे नहीं, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे और लगे कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं, और मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह से कहे थे। यहाँ पे हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो राइट ऑप्शन होंगे उसी को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे तो मालदेव से युद्ध करने के बाद, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। सिर्फ ऑप्शन पे जो राइट ऑप्शन होगा वहीं पे हम सिर्फ उसी को हम डिस्कस करेंगे। इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? तो आंसर आपका अकबर, यानी इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शिवाजी क्या यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका हो जाता है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुए क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक प्रभावशाली थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है। हमने कहा था 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हम एक ही ऑप्शन जो राइट होगा उसी पे टिक करते चलेंगे। मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ संभाजी के काल में, नहीं शिवाजी के काल में हुआ था। एक तो वो आदत है ना कि चारों ऑप्शन पढ़ने की, तो वो हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे अभी आदत ही छूटेगी धीरे धीरे करके, लेकिन नहीं भी छूटना चाहिए। विलय नीति का संबंध है तो किससे है? विलय नीति का संबंध डलहौजी से है। और संसद से तात्पर्य है तो संसद से लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से तात्पर्य है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना, ये इनका जो है यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो यही अधिकार नहीं है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है तो 24 घंटे अंधेरा रहता है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? तो अभ्रक है। कर्नाटक में केगा में स्थित तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी तो सन 1766, ठीक है ना। तो बा ऑप्शन ना होकर आपका आ ऑप्शन है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है तो वर्ल्ड वाइड वेब। आपका ये कंप्यूटर में भी पूछ लिया जाता है, देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है।
तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का उसी में कहीं पे वो चीज़ें होती हैं तो डाल दी जाती हैं, है ना। रेंज के किसे कहते हैं, तो रेंज कहते हैं पर्वतों की श्रेणी को। तो यहाँ पे आपके देखिए 2016 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से फास्ट रिवीजन करते हैं। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तो तानसेन। और पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लें। और पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कब लड़ा गया, तो 1526। भाई ये आप डेट बहुत ज़्यादा यानी ये सन याद रखें, और 21 अप्रैल ये डेट भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हो जाता है। और आपका हो जाता है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। और उसके बाद है आपका प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, ठीक है ना। तो गुजरात आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, तो सदाबहार वनों का वृक्ष है, तो इसलिए सदाबहार वन हो जाते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है तो वनों की रक्षा हेतु, तो यहाँ पे आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पे। और आपका यहाँ पे हो जाता है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो किसने किया जाता है, तो केवल लोकसभा में, आ ऑप्शन राइट है। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो शिक्षा नहीं है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट है। और भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है, तो ब्रिटेन से ली है, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, आ ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, ये जोड़ा गलत है। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया, 1773 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंगारू पाए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर कंगारुओं को आप इस एरिया में ले आए, इधर ले आए, तो वो क्या जीवित रह पाएंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ के लिए वो वहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके अनुकूल है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, ग्राट ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो शेरशाह ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कृष्ट हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें, आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो फास्ट रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको चीज़ें फटाफट से प्रोवाइड हो रही है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य, यानी अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए, तो 3 युद्ध हुए। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, कौन संस्थापक थे, तो क्लाइव हो जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो एशिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत, तो शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत हो जाता है सौर ऊर्जा। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया तो वर्ष 2014 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानीगंज कोयला खान स्थित है, तो आप सभी को पता है कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है, तो कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है, किसे प्राप्त है, तो संसद को। बा ऑप्शन राइट हो जाता है। संसद को उच्च सदन या द्वितीय सदन है, तो राज्यसभा हो जाता है। बा ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है, तो रेलवे आपका हो जाता है। इसमें बहुत लोगों की जीविका चलती है ना, सबसे ज़्यादा अगर इसमें जॉब भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिली है, ठीक है ना।
देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले 2019 के क्वेश्चंस देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ कब? 1784 में। और तुज़के बाबरी की भाषा? तो तुर्की। और उसके बाद क्वेश्चन है चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में हो जाता है, ठीक है ना। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतक थे। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तानसेन बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो अकबर ने कराया था। इलाहाबाद की संधि हुई तो कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। नकदी फसल है, नकदी फसल कौन है? तो यहाँ पे गन्ना हो जाता है। वैसे गन्ना, जूट, कॉफ़ी, कोको ये सभी हो जाती हैं। इसमें यहाँ पे गन्ना ऑप्शन है तो गन्ना इस पर टिक करेंगे। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तो कौन? लोहा, तांबा, सोना सभी आते हैं। तो प्रयुक्त सभी ये राइट हो जाता है। और संचार का साधन नहीं है तो हेलीकॉप्टर भाई नहीं, ये तो यातायात का साधन है, संचार का साधन तो नहीं है। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसमें 12 ऑप्शन राइट है, यानी कि द ऑप्शन राइट है जिसमें 12 दिए हुए हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। और भारत में शासन का प्रमुख होता है तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से आपके 2019 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए फटाफट से लगभग 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा ये फास्ट रिवीजन है और आप लोगों का ये टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाएगा और आप लोगों की तैयारी को और भी, यानी कहते हैं ना, निखार लाएगा आपकी तैयारी में। गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना तो पंडित जगन्नाथ हो जाते हैं। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। प्रेरी घास का मैदान तो कहाँ हो जाता है? उत्तरी अमेरिका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने की आदत है ना, तो वो 4 ऑप्शन पे नज़र चली ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो मीर कासिम। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। विश्व की सबसे गहरी झील तो कौन सी हो जाती है? मृत सागर। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। पंपास क्या है? तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्य विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान में अनुसूची है तो 12, और यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो मुंबई हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सेशन। नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं 2021 के। तो इसमें आपका हो जाता है बाबर की आत्मकथा तुज़के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के खूब पूछ रहे हैं, लेकिन आपका देखिए बार बार पूछ रहे हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुर्की हो जाता है। वास्को डी गामा यानी किस वर्ष भारत आया था? तो 1498। तो इसमें आप देख लें यहाँ पे 1498, यानी 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो आपका हो जाता है 1773 ईस्वी में, ठीक है ना। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें, उसके लिए भाई हमें कहना पड़ता है आप लोगों से।
वोंडिवोश का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये तो आपके ऑप्शन में है, लेकिन वही बात आ जाती है कि ऑप्शन पढ़ने की आदत ये जल्दी से छूटेगी नहीं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ही पढ़ देते हैं, दो तो हो गए। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप, तो उत्तरी यानी अफ्रीका महाद्वीप ये आपका राइट हो जाता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उसके बाद है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संसद का निर्माण किससे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो मूंगफली हो जाती है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? तो 30 वर्ष हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रह रहे हैं 2022 के और 2023 के। तो यहाँ पे 2022 के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं और 2023 के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस को भी इसी स्पीड में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था? तो कौन था? तो इब्राहिम लोदी। उसके बाद है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? तो गुलबदन बेगम हो जाती हैं। और उसके बाद है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है? तो बुंदेलखंड। यहाँ पे आ ऑप्शन आपका राइट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में हुआ, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो अजमेर शरीफ में स्थित है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? तो पुर्तगाल इसमें हो जाता है, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। इलाहाबाद की संधि हुई तो कब हुई? 1764 ईस्वी में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो 1784 में, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। सती प्रथा का अंत हुआ तो 1829 ईस्वी में, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है 10 नंबर के क्वेश्चन में। और भारत में डाक विभाग की स्थापना की? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति। और रूबी है क्या है? तो अभ्रक। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो जलमार्ग देखिए वैसे 111। ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसको गूगल करके देख लें, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देख लें। और जो उस तरह के भी क्लासेस हमने पढ़ाए हैं जिसमें बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस अलग, उसमें भी हमने ये चीज़ कही थी, तो आप लोग उसको देख लें। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं है, तो यातायात का साधन है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना। उसके बाद 2023 के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526, इसलिए ये देखिए आपका 1526 बा ऑप्शन में मिल गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अकबर के दरबार के संगीतकार थे? तो तानसेन, तो दा ऑप्शन में आपको मिल गया तानसेन। और उसके बाद है, जहांगीर के बचपन का नाम? तो सलीम, तो इसलिए आपका सलीम देखिए आ ऑप्शन में आपको प्रोवाइड हो गया। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। शिवाजी की राजधानी तो क्या है? तो रायगढ़। देखिए बा ऑप्शन में आपको प्रोवाइड हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वास्को डी गामा भारत कब आया?
तो 1498, तो आप यहाँ पे देख लें 1498 कहीं पे है, तो कोई भी ऑप्शन आपके राइट नहीं है, 1498 आपका राइट है। बाकी इस तरह का ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जहाँ पे कोई ऑप्शन राइट ही नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि सभी को नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765, तो आपको द ऑप्शन में मिल गया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, तो किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। प्रेरी घास का मैदान है, तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका हो जाता है, ठीक है। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, रिपीटेड क्वेश्चन। रानीगंज कोयला खान स्थित है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पश्चिम बंगाल आपका हो जाता है। उसके बाद नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ, तो आपका 1784, बा ऑप्शन में आपको प्रोवाइड हो गया। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो 1766, यानी कि आपका ऑप्शन राइट है। इबादत खाना का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था इबादत खाना का निर्माण, तो अकबर ने कराया था। तो इस तरह से आपके जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें। अब आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, फास्टली तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हो जाता है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई, तो बाबर हो जाते हैं। चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो हुमायूं व शेरशाह, और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद इनका नाम था बचपन का। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था, तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम तुझके जहांगीरी हो जाती है। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए, तो शाहजहां द्वारा। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखिए, तो धातु क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो लोहा, तांबा, सोना ये क्या हो जाते हैं, ये धातु हो जाते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है, तो कर्नाटक में कोलार की खानों में। और बॉक्साइट का एक उपयोग बताएं, तो हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, तो सन 1954 ईस्वी में की गई। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए, तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस हो जाती है। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल के कुल कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए, तो चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग ये हो जाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति महोदय। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है, जो कि किसमें लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा क्योंकि कई बार इसको हम पढ़ा चुके हैं और आप लोगों को पता भी होगा। तो कमेंट भी आप लोग क्या कीजिए, जिससे ये हमें पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। कबूलियत किसे कहा जाता है, तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए, तो फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण हो जाते हैं। कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुए चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जो 1539 और 1540 में हुआ। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यानी स्रोत कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धात्विक पदार्थ के 2 उपयोग लिखिए, तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण लिखना, उपयोग नहीं लिखना है। धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि हो जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिज़ार्ड कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। स्थल मार्ग किसे
कहते हैं। तो ज़मीन पर बने रास्तों को क्या कहा जाता है? स्थल मार्ग। जैसे जल मार्ग, वायु मार्ग, स्थल मार्ग। तो स्थल यानी ज़मीन पे, है ना। और मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज है? अधात्विक है, क्योंकि ये धातु तो नहीं, सोना चांदी तांबा ये धातु हो जाता है ना। सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। ऐसे आप कह सकते हो। इसमें लिखा तो कुछ भी हो, लेकिन किसी का भी नाम आप रिस्पेक्ट से लीजिए तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदनों का होता है, या दोनों सदन करते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ? तो मुगल काल में अकबर के द्वारा हो जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो चौथ और सरदेश मुखी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और भारत में आने वाली यूरोपीय शक्ति का क्रम बताएं। ये क्रम आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भाखड़ा नागल परियोजना। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो अप्रत्यक्ष जो दिखते नहीं लेकिन रियल में लाभ होते हैं। तो वन वायुमंडल में CO2 की आर्द्रता को बढ़ने नहीं देते हैं, और वन बादलों की ओर अपनी ओर उनको आकृष्ट करके और वर्षा कराने में सहायक होते हैं, और ये भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बटा है। कौन कौन से 4 भाग हो जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा में विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत शक्ति इत्यादि हो जाती हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो प्रथम हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, और वर्तमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष हो जाता है। राजस्व का क्या अर्थ है? तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? तो डेबिट कार्ड वो होता है जो बैंक से हमें एक प्लास्टिक मनी जिसको कहते हैं, तो उसमें हम अपना ही पैसा खर्च करते हैं, और क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, बैंक हमें लिमिट देती है, उस लिमिट को हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हमें बैंक को वो वापस करना रहता है। तो इसमें अंतर यही हो जाता है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में हम अपना खुद का पैसा जो हमारा जमा होता है वो खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड में जो हमको लिमिट मिलती है हम वो खर्च करते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो संचार के 2 साधन रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के मध्य 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, और 1526 का पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये युद्ध आप याद रखिएगा, जब भी देखिए युद्ध का नाम आता है तब भी हम आप लोगों को ज़रूर बताते हैं। 1556, 1526 ये युद्ध बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों युद्धों को याद रखिएगा पानीपत के। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। और 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो बहादुर शाह जफर। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण बताएं। तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं। और अगर विश्व में पूछ लें तो नॉर्मन ई. बोरलॉग हो जाते हैं। स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम? तो स्थल यानी ज़मीन पे चलने वाले तो रेल और बस, कुछ भी आप लिख सकते हो। आपके आसपास में तो कितनी चीज़ें हैं ना। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है ना। जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है वही सौर ऊर्जा है। और इसमें क्या होता है, जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, सौर ऊर्जा है ना। और इसका प्रयोग विशेषकर गांव में खाना बनाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने आदि में किया जाता है। मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये 4 प्रकार होते हैं लोहे के। तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो निर्यात। बेचना निर्यात और मंगवाना आयात। समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये हो जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार ये सभा कभी भंग नहीं होती है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो स्थायी सदन कहा जाता है। किसको स्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को याद रखिएगा। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे आपके संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो दीन इलाही। इसमें इन्होंने क्या किया? सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको अपने उसमें संग्रहित कर लिया है ना, और उसके बाद इस धर्म की स्थापना की, दीन इलाही। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप है ना। तो यानी आप सोचिए कि आप लोगों का ये कितना फास्ट रिवीजन हो रहा है और आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है इससे रिवीजन के टाइम। तो यहाँ पे वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि करने में सहायक होते हैं। जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। टेगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कोड़धारी। कर की 2 विशेषताएं बताएं। तो कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क और करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। और भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1968 ईस्वी में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वन संरक्षण क्या है? तो वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हो जाते हैं, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई है। इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती है, चाहे पैदावार हो या ना हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, ये सब
अभी रुक जाते हैं 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अकबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबरनामा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, बिहार। अकबर द्वारा बनाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अजमेर का किला और फतेहपुर सीकरी। उसके बाद क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। और शाहजहां द्वारा बनाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद हो जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? तो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि किसी पर निर्भर रहेंगे तो आप असफल तो होंगे ही, क्योंकि कहते नहीं है कि जिस पे आप विश्वास करेंगे वही आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। चलिए खैर, वहाँ पे नहीं जाते हैं। लॉर्ड मैकाले कौन था? तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो 1853 ईस्वी में। किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो राज्यसभा। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। निर्यात से आप क्या समझते हैं? चीज़ों को भेजना निर्यात है और मंगवाना आयात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं को निर्यात कहते हैं। सबसे तेज चलने वाली यातायात का साधन कौन है? तो हवाई जहाज हो जाता है। उसके बाद है आपका, लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताएं। तो लोहा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट, ये होता है। और उपयोग क्या है? लोहा धातु का विभिन्न प्रयोग यानी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा, टिन, पतला सीसा और चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1526, 1556, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, इस तरह से पूछे जा रहे हैं। शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से थे? तो चौथ और सरदेश मुखी। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को जैसे ही दावा किया गया था उसके बाद उनकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ज्योमंडल किसे कहते हैं? तो आपका यहाँ पे हो जाता है पृथ्वी की वो सतह जहाँ जीवन मौजूद है। यह परत समुद्र तल से 10 किलोमीटर तथा समुद्र से 9 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो जोजिला दर्रा और शिवकिला दर्रा हो जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, वार्षिक तापांतर और अक्षांश। वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताएं। तो वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। वन संरक्षण के लिए सख्त कानूनों को बनाया जा सकता है, जो कि नहीं है। पेड़ों के कटाई पर लोग लगा देनी चाहिए, जो कि नहीं है। और सड़कों, बांधों और होटल आदि बनाने के लिए जंगलों के विनाश की अनुमति पर रोक, लेकिन नहीं है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग है उसमें कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। यानी छोटे स्तर पर अपने घर में ही अपने हाथों से उसका निर्माण किया जाता है, वही कुटीर उद्योग कहलाता है। संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो राज्यसभा हो जाता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी हो जाती हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद के 2 कार्य लिखिए। तो इसका मुख्य कार्य प्रशासन को चलाने के लिए नीति तैयार करना, और सेकंड हो जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उसकी सिफारिशें। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी प्रकार के बैंकों का लाइसेंस जारी कार्य करने के लिए दिशा निर्देश और ऋण की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा ही की जाती है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सेशन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर।
तो यहाँ पे आपका हो जाता है। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड द्वारा। और जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.42%। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स। और भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो पंजाब हो जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। और संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के। और सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। देखिए फटाफट से कितने मुश्किल से 18 मिनट में आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा आप इसको देखें, क्योंकि दोबारा से क्या होता है, चीज़ें जितने ज़्यादा आप बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें जो है क्या होती हैं आपके माइंड में सेट हो जाती है, यानी वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाता है। ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप लोग सबसे ज़्यादा अगर इस पे ध्यान दें तो बहुविकल्पी और अति लघु पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और जब 2 अति लघु आप तैयार करेंगे तो एक लघु आप अच्छे से लिख पाएंगे। हालांकि लघु उत्तरीय भी इसको हम समझाते हुए चलेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भले हम शॉर्ट में समझाएं लेकिन उसमें लघु में समझाना ही रहेगा। क्योंकि ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो भाई, उसमें लिखा है तो आपने पढ़ लिया तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ टाइप कंप्लीट कर लिया है, जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही फटाफट से फास्टली रिविज़न किया है उसका। अब हम लोग जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का युद्ध की अगर हम बात करें तो 1526 ईस्वी में हुआ। और किनके मध्य हुआ? तो बात कर लेते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है। इसमें विजित कौन हुआ था? तो इसमें बाबर विजित हुए थे, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, है ना। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं लिखनी है, वेरी शॉर्ट तरीके से आपको काम करना है। बाकी आप देख लें, है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है नूरजहाँ का मकबरा। और ये जो नूरजहाँ हो जाते हैं मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नूरजहाँ तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। तो नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर ने इनकी सुंदरता की वजह से इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है। और मकबरा क्या होता है? तो मकबरा बादशाहों की जो कब्र होती है उसके ऊपर एक स्मारक बना होता है, उसको कहते हैं मकबरा। और कोहिनूर क्या है? तो एक हीरा है जो बहुमूल्य हीरा है। ठीक है। हीरे तो सभी होते हैं लेकिन ये बहुमूल्य हीरा है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। तो शिवाजी का जो शासन प्रबंध था काफ़ी अच्छा था, वो जनता के साथ अच्छे से पेश आते थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था, यानी कि सबके अलग अलग कार्य बांट दिए थे, है ना। कोई सेना को देखता था, तो कोई उनको वेतन देता था, तो कोई जनता की देखभाल करता था, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सभी करके इन्होंने 8 लोगों को नियुक्त किया था। उसका एक क्या बनाया था? तो 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। और इसको कहते क्या है? तो इसको अष्टप्रधान की क्वेश्चन आ जाए कि अष्टप्रधान किसको कहते हैं? तो शिवाजी ने जो यानी 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था उसे अष्टप्रधान कहते हैं।
और इसमें क्या क्या हो जाता है, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में आपको लिखना है। तो केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, यानी इनकी सैनिक व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें ये हो जाता है कि अश्व सेना का बहुत ज़्यादा महत्व था और किलों का प्रबंध कराया गया था और सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली लागू थी और चातुर्य गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली किसने अपनाई थी, तो शिवाजी हो जाते हैं। और एक अष्ट प्रधान, तो ये शिवाजी ने बनाया था। 8 मंत्रियों का एक क्या बनाया था, 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो महाद्वीप वो हो जाते हैं जो पृथ्वी की संरचना से पहले 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप थी, जिसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया किसे कहते हैं, तो क्या पेंजिया किसको कहेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। तो पृथ्वी की संरचना से पूर्व पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव के धरातल से ऊंचे उठे भाग नए महाद्वीप कहलाए। और ये 7 महाद्वीप हैं, और एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सभी महाद्वीप हो जाते हैं। तो आपको 7 महाद्वीपों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद है लोहा कितने प्रकार का होता है, हमारे जीवन में धातुओं का क्या उपयोग है। तो लोहा भाई 4 प्रकार का होता है मजबूती के आधार पर, और इसमें आपका हो जाता है मैग्नेटाइट, फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये 4 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, चारों के नाम भी याद रखिएगा। और धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है, तो धातुओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे देख लेते हैं, लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा, टिन, पतला सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन में हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है ना भाई। तरह तरह की चीज़ें इन सभी चीज़ों से बनाई जाती हैं, तो यही इनका उपयोग है। आप लिख सकते हो जो आपके आसपास में, आपके चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। संचार क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो संचार क्या है, संचार हम जो चीज़ें अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, संचार के माध्यम से। आप अपनी बात को हमारे तक कैसे पहुंचाएंगे, संचार के माध्यम से। जैसे कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो मान लीजिए वो टीवी पर आ रहा है, तो टीवी क्या है, संचार का माध्यम है, यानी दूसरों की बातों को हमारे तक पहुंचाना, ये संचार हो जाता है। तो बस इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं जैसे इंटरनेट हो जाता है, वीडियो डिस्क हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, दूरदर्शन हो जाता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है, रेडियो हो जाता है, ये भी यही सब क्या है, ये संचार के साधन है। क्योंकि रेडियो से हम क्या करते हैं, जो जानकारी होती है हम उसको सुन सकते हैं, ये श्रव्य सामग्री है। जो चीज़ें जैसे पुस्तक है, इसमें दृश्य, ये संचार का साधन है, दृश्य तरीके से हम इसको देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य जैसे क्या हो जाता है, टीवी है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, इनसे हम क्या करते हैं, संचार जो हो रहा है वो देखकर और सुनकर हो रहा है। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या से भाई हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, हर चीज़ में कमी आएगी। मान लीजिए एक घर में 5 से 6 लोग रह रहे हैं, तो भोजन कितना बनेगा, और वही घर में अगर 8 से 10 लोग या 10 से 15 लोग रहने लगे तो क्या होगा भाई, कमाने वाला एक, खाने वाले इतने ज़्यादा, तो प्रभाव पड़ता है ना। तो वही जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की गर्म जलवायु है। दूसरी बात यह है कि शादी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया अपने भारत में, इतना महत्व दिया गया है कि इसके बिना इंसान को कुछ भी नहीं समझा जाता, उसको एकदम बेकार समझा जाता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जनसंख्या को मतलब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या है, ये प्रेरित करती हैं कि भाई विवाह हो गया, जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब शिक्षा का अभाव नहीं है, शिक्षा का अभाव है, यानी तो क्या है, जब शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं है, उनको तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि बच्चा छोटा सा, उसका विवाह जल्दी से कर दो, फटाफट से बात खत्म, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य उसने जन्म लिया है, वो अपने पढ़े बढ़े, आगे बढ़े, ये सभी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अपने भारत में ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, इसीलिए जनसंख्या का हम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चीज़ें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, रोजगार कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो जब लोग ज़्यादा हैं, रोजगार कम है, तो उसमें भुखमरी तो आएगी ही ना, महामारी तो आएगी ही ना, सभी चीज़ें आएंगी, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं विद एक्सप्लेन करके। और जल का आर्थिक महत्व बताएं, तो जल का आर्थिक महत्व ये हो जाता है भाई, घरेलू कार्यों में यूज़ होता है।
वाणिज्य उद्योग में होता है, औद्योगिक उपयोग में भाई घरेलू काम में जैसे कपड़े धोने में होता है, खाना बनाने में होता है, और भी बहुत सारे जैसे स्नान करते हैं तब भी तो जल यूज़ होता है ना। और वाणिज्यिक कार्यों में जैसे भाई होटल है, सिनेमा है, सब कहीं भाई, और विद्यालय है, पानी का यूज़ तो सभी जगह पे होता है ना। और औद्योगिक वाणिज्य में जैसे क्या हो जाता है कि वृहद उद्योगों में अपना स्वयं का जल स्रोत होता है। उद्योगों में विभिन्न क्रियाकलापों जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल तो हर जगह पे आपका यूज़ ही होता है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद है सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सरकार पर जनता निम्न प्रकार से नियंत्रण रख सकती है। सांसदों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर ना मिले या गलत मिले तो अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, सांसद किसी विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर नियंत्रण कर सकते हैं और मंत्रिमंडल में बजट पर टिप्पणी करके सरकार को नियंत्रण में कर सकती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, भारत में कुल राज्यों की संख्या और उत्तर प्रदेश की कुल जनपदों की संख्या। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। और भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। और विशेष यहाँ पे विशेष ये है कि यहाँ पे एक चीज़ देख लें कैसे है, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की कुल जनपदों की संख्या कितनी है, तो 75 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं 2017 के, उनको देख लेते हैं। शेरशाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधार कैसे किए, क्या किए, तो इनको देख लेते हैं। तो शेरशाह ने प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखा। ये प्रजा की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उनका खास तरीके से ख्याल रखते थे। उसने राजस्व संबंधी कई सुधारों व किसानों का हितैषी था। ये मतलब क्या थे, किसानों के ये हितैषी थे, ये किसानों को परेशान नहीं करते थे। जैसी फसल होती थी उसी के अकॉर्डिंग कर ले लेते थे भाई, लेते नहीं तो फिर जो इनके सैनिक वगैरह थे या तो कैसे क्या होता, उसको कैसे तनख्वाह दी जाती। लेकिन ये था परेशान नहीं करते थे, जनता को रुलाते नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे राजाओं में हैं जो उन पर अत्याचार भी करते थे, लेकिन ये ऐसे नहीं, इन्होंने अत्याचार नहीं किया। इसमें क्या हो जाता है, इसमें देख लेते हैं। उसने भिन्न भिन्न भूमि के लिए भिन्न भिन्न कर निश्चित किए थे और किसानों को भूमि का आवंटन स्थायी रूप से किया। कर का निर्धारण उपज की किस्म देकर किया जाता था। उसने अपने शासनकाल में सड़कों पर भी बहुत ध्यान दिया और किसान भूमि पर वितरण लिखित रूप में सरकार को देते, जिसे कबूलियत कहा जाता था। कबूलियत किसे कहा जाता था, जो लिखित रूप में सरकार को दिया जाता था विवरण भूमि का, ठीक है ना। और उसके बाद कर यानी जो टैक्स होता है नगद रूप में दिया जाता था। अकाल या संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती थी। यानी कोई समस्या अगर आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे भाई सूखा पड़ गया, जैसे कि बाढ़ आ गई, तो क्या होता था इस तरह, तो किसानों का क्या हुआ भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अब क्या है, सरकार जो है क्या करती थी, क्षतिपूर्ति कर देती थी। तो इस तरह से यानी दिया नहीं जाता कि भाई नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ तो इतनी भरपाई हो रही है, वो चीज़। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ। तो चौसा का युद्ध हुआ और कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। तो जो चौसा का युद्ध हो जाता है 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से शंकित था, अतः उसके शेरशाह को नियंत्रण करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे रहा, देखिए 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय यानी पराजय हुई और उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, क्योंकि हुमायूं क्या थे, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में उनकी लड़खड़ाकर ही मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में कहा गया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये मतलब बहुत अच्छे शासक के रूप में सामने नहीं आए, क्योंकि इन्होंने देखिए ये चौसा का युद्ध भी हारे, कन्नौज का भी युद्ध हारे। उसके बाद ये क्या हुए, विलुप्त हो गए, मतलब छिप गए। फिर उसके बाद अकबर का जन्म होता है, फिर ये 1556 में कुछ ऐसे करके ये मतलब आए, फिर से युद्ध हुआ। तो इस तरह से ये ज़िंदगी भर ऐसे इनका मामला रहा। यानी इनके लिए ये कहा जाता है कि ये जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में लड़खड़ाकर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जो यादें होती हैं वो इस तरह से होती हैं, उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने ऐसा किया तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग कभी विजित नहीं हो पाते, कुछ लोग ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बलवान शक्तिशाली नहीं होते हैं, तो उनका नाम उस तरह से लिया जाता है, जो जैसा होता है उसका नाम उसी तरह से लिया जाता है ना। कहते हैं हम तो मर जाते हैं लेकिन हम अपनी यादें और अपना नाम छोड़ के जाते हैं, वो चीज़ होती है। और ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ हम चले गए और कहानी ख़त्म हो गई, नहीं,
नाम लिया जाता है। आज भी देखिए ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है ना। उसके बाद है कन्नौज का युद्ध। तो शेरशाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट में राजपूत राजा विरसाल ने संरक्षण दिया और अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो जाता है। ठीक है, यानी वो अपने राजमहल में उनका जन्म नहीं होता, अमरकोट में ही उनका जन्म होता है, क्योंकि वो उस वक्त क्या थे, उस वक्त वो अपने राजमहल से भागे हुए थे, है ना। प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया, तो शेरशाह ने सोनारगांव बंगाल में पेशेवर के लिए ग्रांड ट्रंक रोड तथा बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क बनवाई थी। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर निवास करने वाले मानव का जीवन हमेशा दुखमय रहता है। इनका जीवन हमेशा दुखमय क्यों रहता है, तो क्योंकि उसने क्या वहाँ पे क्या है, उसे भीषण एवं कठोर ठंड, यहाँ पे आपका हो जाता है कि टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे क्या रहता था, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब अभी भी रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बर्फीले तूफानों का ये लोग जो हैं उनको हमेशा सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, इनको मोटे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, ऊनी कपड़े, है ना, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको जो ठंड से है ना बचना रहता है। तो इस तरह से होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे आपका है कि जिसमें एस्किमो, लैप्स तथा समोरी जातियाँ प्रसिद्ध है। इसमें ये जातियों को भी आप याद रखिएगा। और रेंडियर नामक पशु मानव का एकमात्र सहारा है कि और इन प्रदेशों में जलवायु की विषमता के कारण जनसंख्या कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसी जलवायु है इसकी वजह से, ठीक है ना। जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु का मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, इसके रहन सहन पर जो जलवायु होती है उसके रहन सहन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम होता है, तो मौसम और जलवायु में फ़र्क इतना होता है कि मौसम पर हर मिनट, हर घंटे, हर दिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु लंबे समय, जैसे एक साल के बाद आकी जाती है। तो इस तरह से जलवायु हो जाती है। तो जैसी जलवायु जहाँ पे होती है तो वैसे ही तो मानव जीवन वहाँ पे हो जाता है। अगर गर्म जलवायु है तो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग ढलते हैं, जहाँ पे ठंडी जलवायु है वहाँ पे उस अकॉर्डिंग ढलते हैं। अगर अभी जो ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं और वो यहाँ पे आ जाए गर्म प्रदेश में, वो नहीं रह पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अनुकूल ही नहीं रह पाएंगे। तो ये है, जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो गर्म जलवायु के लोग हैं तो वो क्या करते हैं भाई, हल्के कपड़े पहनते हैं। अब हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं भाई, गर्मियाँ पड़ी हैं तो हल्के कपड़े पहनेंगे, फिर जब ठंडक पड़ेगी तो मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहने जाएंगे, है ना। तो इस तरह से होता है। तो यानी जहाँ की जैसी जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग मनुष्य रहता है। तो जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, टेगा प्रदेश के लोग गर्म ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि भाई यहाँ हिमपात रहता है, बर्फ़ जैसी यानी बर्फ़ की आंधियाँ आती हैं, तो भाई मोटे कपड़े तो पहने ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको तो सर्दी से बचना है, ठीक है। और लोहा उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताएं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें लोहे का 60% से 70% अंश होता है। और अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए लौह अयस्क में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उत्पादन क्षेत्र, भारत में लौह अयस्क मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। उसके बाद आपका हो जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति को समझ लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने 1966 से 67 में क्या क्या कृषि की उपज में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति की, ठीक है ना।
तो इसमें अगर भारत में नाम ले लिया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं, और अगर विश्व में तो ई.एम. बॉरलॉग हो जाते हैं। तो क्या हुआ, इसकी उपज में इन्होंने क्या किया भाई, उपज कैसे बढ़ सकती है, ऐसे ही तो नहीं सिर्फ उपज नाम ले लिया और उपज हो गई। तो क्या हुआ, इसकी किस्मों में क्या किया गया, इसकी नई नई किस्में लाई गई, जो बीज की होती है उन्नत किस्में लाई गई। पहले क्या होता था, लोग खेतों को जोतने के लिए बैलों से जोतते थे, फिर ट्रैक्टर है ना उससे जोतने के लिए, फिर एक से एक कीटनाशक दवाओं का यूज़ हुआ। यानी क्या हुआ, इससे क्या हुआ, प्रभावित हुई खेती, और प्रभावित हुई तो उपज में बढ़ोतरी हुई। तो यही हरित क्रांति का यही मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो कुछ किस्में हो जाती हैं, जैसे आपका गेहूं की किस्में जो हो जाती हैं वो सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्में हो जाती हैं। और आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपका IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग, और गेहूं की उन्नत किस्म ये हैं सरबती, सोनारा, कल्याण, हर, और ये आपका यहाँ पे हीरा। और धान की किस्में ये हो जाती हैं IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना आदि ये हो जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। तो राज्यसभा के बारे में समझ लेते हैं। संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है, ठीक है ना। और इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है, तो 250 होती है। और इसमें कितने, तो 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करता है। और ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और समाज सेवियों में से चुनकर भेजता है। तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख लें। और इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जिसकी आयु 30 वर्ष हो उससे अधिक हो, शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित होती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है, लोकसभा के 4 कार्य लिखिए। तो आपका हो जाता है लोकसभा के 4 कार्य, कानून बनाना होता है, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना होता है, कानूनों में संशोधन करना होता है, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, तो इसमें देखिए वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु कितनी होनी, तो 62 वर्ष से अधिक ना हो, और वो भारत में किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक रहा हो, ठीक है, यानी वकील के पद पर रहा हो। और यहाँ पे आपका हो जाता है कि शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो शाहजहाँ को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। इनको क्या था, स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इन्होंने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। कब, क्यों कराया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इन्होंने करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, इन इमारतों का निर्माण इन्होंने कराया। मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस शाहजहाँ ने बनवाया था। इसकी संरचना बहुमूल्य रत्नों, कोहिनूर हीरे से की गई थी, और ये एक सुनहरे रंग का खाट के रूप में था। कैसा था, तो सुनहरे रंग का, ठीक है ना, सुनहरे रंग का खाट जैसा था। और इसमें हो जाता है, इसमें मीनाकारी किए हुए 12 खंभे थे, और प्रत्येक खंभे पर 2 मयूर थे, और इनके बीच में वृक्ष पर क्या था, हीरा, पन्ना, मोती, लाल मड़ियों आदि के नक्काशी की गई थी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 2-2 विषय लिखने हैं, तो 2-2 विषय आप लिख सकते हो भाई। केंद्र सूची में क्या क्या हो जाता है, तो रेलवे, परिवहन, हवाई जहाज, राजपथ, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, दूरसंचार, डाक एवं तार, ये सभी हो जाते हैं। और राज्य सूची में पुलिस, सफाई, मत्स्य, मवेशी, वन, खेती, सिंचाई, जेल, सड़क, निचली अदालत, ये सभी हो जाते हैं। इनको तो भाई आपको याद रखना होगा। चिकित्सा, शिक्षा, शादी, अखबार, किताब, उद्योग, बिजली, परिवार, ये सभी हो जाते हैं इसमें आपके। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, और इनके कार्यपालिका संबंधी अधिकार बहुत विस्तृत हैं। इसमें क्या है
कि वो भारत की थल स्थल नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उन्हें इस पद का यानी पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है और भारत के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों और दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए फटाफट से आपका रिवीजन हो रहा है, जो मेन चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब और कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर बात हम करें तो ये हुआ था 14 जनवरी, कब हुआ तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे देखिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ और इसमें किसके किसके बीच हुआ तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ है ना। इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया और मराठों की ओर से कितने तो 45,000 से 60,000 सैनिक थे और इसमें मराठों का प्रभुत्व कम हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें मेन चीज़ इसमें सन और किनके मध्य हुआ ये सभी आप लिख सकते हैं। मुगल काल को साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है तो इसमें साहित्य का इसलिए स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे अबुल फजल की अकबरनामा, आईने अकबरी, गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, ये सभी लिखी गई है ना। तो इसीलिए ये क्या कहा गया तो मुगल काल का साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुगल काल में साहित्य का निर्माण विभिन्न भाषाओं में हुआ। नवीन रचना और अनुवाद दोनों ही दृष्टि से इस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फारसी, संस्कृत, हिंदी के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी इस काल में हुआ। फारसी साहित्य में मुख्य स्थान ऐतिहासिक पुस्तकों एवं आत्मकथाओं का है, जिसमें बाबर की आत्मकथा, तुझकी बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा, आईने अकबरी, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा आदि विभिन्न बादशाहों और सरदारों द्वारा लिखे गए पत्र भी फारसी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य में पद्मावत, मुगावत नामक 2 श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई और संस्कृत में फारसी प्रकाश का कोश तैयार किया गया। इस काल में अनेक विद्वानों ने धार्मिक साहित्य और वीर गाथाओं का निर्माण किया। तो इसीलिए ये क्या कहलाया, इसीलिए कहलाया ये साहित्य का स्वर्णयुग कहलाया। तो आप इन सभी जितनी भी ये पुस्तकें लिखी गई इनका नाम अच्छे से याद कर लें और जिन लोगों ने लिखा उनका भी नाम याद कर लें। यानी कि इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघुत्तरीय टाइप में भी पूछे जा सकते हैं और लघु में पूछेंगे तो आपको सभी का एक्सप्लेन देना रहेगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले ये बात कर लेते हैं किनके बीच में हुआ। तो मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा सेनाओं अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ। कब हुआ तो 1764 ईस्वी में। कहाँ हुआ तो बक्सर के मैदान में बहुत बड़ा संग्राम हुआ। लेकिन क्या हुआ, सफलता किसको मिली तो अंग्रेजों को मिली। अगर बक्सर के युद्ध में ये पूछा जाए सफलता किसको मिली थी, कौन विजित हुआ था तो अंग्रेज विजित हुए थे। मीर कासिम युद्ध भूमि में भागने को विवश हुए और अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, आप इतना कर लें और बाकी आप यहाँ पे देख लें, इनफ है। आप यहाँ पे क्योंकि सन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं, इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में हो। तो उष्ण मरुस्थलीय, तो मरुस्थल क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं और वहाँ वो भी पूछा जा रहा है। उष्ण मरुस्थलीय तो प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। इन प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सहारा तथा कालाहारी में, एशिया महाद्वीप के अरब तथा थार में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कोलोराडो के में, दक्षिण अमेरिका का आटाकामा में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में है। यहाँ पे हो जाता है। इसकी जलवायु बहुत विषम है और ये प्रदेश सबसे गर्म प्रदेश है। इन प्रदेशों का वार्षिक औसत तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सबसे गर्म स्थल जेकोबाद और एवं अजीजिया सहारा में है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। तो पेट्रोलियम जलद चट्टानों में पाया जाता है जो वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक खाद, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का उपयोग
किया जाता है। वन संरक्षण क्या है, इसके उपाय बताएं। तो वन संरक्षण यानी वनों की सुरक्षा करना वन संरक्षण कहलाता है। 29 मार्च 2015 कब, तो 29 मार्च 2015 में वनों के संरक्षण और वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम कौन सा, तो अधिनियम 1900 यहाँ पे 80 है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। उपयोग क्या है, वनों संबंधी योजना इस प्रकार हो ताकि संरक्षण को बढ़ावा मिले, वनों की कटाई जहां तक संभव हो रोकी जानी चाहिए। ठीक है, वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त ना हो। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अपदस्थ कर सकती है। काम रोको प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है, प्रश्न पूछकर आलोचना कर सकती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ। जनहित याचिका के 2 लाभ लिखिए। तो भारत में इसकी शुरुआत सन 1981 ईस्वी में हुए। इनको शुरू करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री PN भगवती का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार का पहला वाद भागलपुर बिहार जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में था। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपका हो जाता है अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह का व्यय में समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाती है। इसके 2 प्रमुख उपकरण हैं, कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन करना, विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। राजकोषीय विधियां पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय व धन वितरण विषमताओं को कम करना, मुद्रास्फीति दशाओं पर नियंत्रण करना, रोजगार के यानी रोजगार से सुअवसरों में वृद्धि करना, ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आय के स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आय के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, तो भू राजस्व या मालगुजारी हो जाता है, भू राजस्व या मालगुजारी हो जाता है, कृषि आयकर हो जाता है, राज्य उत्पाद शुल्क हो जाता है, वस्तु एवं सेवा कर, प्रशासनिक प्राप्तियां, राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय, कारखाने, सिंचाई का कार्य, सड़क तथा जल परिवहन, सार्वजनिक निर्माण, ये और वनों से आय, ये सभी आय के स्रोत हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया 2019 का। तो फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की इस तरह से क्लास आपको फास्ट रिवीजन वाली मिलती रहेगी। ठीक है ना। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इस युद्ध में पहली बार क्या था, छापा मार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप में मैदान में युद्ध हुआ था, जिससे कि मराठा अभ्यस्त नहीं थे और इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और इस तरह मराठों का पतन हुआ और अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन हो जाता है खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध यहाँ पे देख लेते हैं बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था और राणा सागा का पूरा नाम संग्राम सिंह था। क्या नाम था राणा सागा का नाम, तो संग्राम सिंह था। और बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सागा को युद्ध में हरा दिया था। इसमें किसने किसको हराया था, तो इसमें देखिए राणा सागा को युद्ध में हराया गया था, यानी ये हार गए थे। और सन 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को और अफगान सरदारों को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में हरा दिया था और सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर कौन थे, तो उच्च कोटि के ये साहित्यकार भी थे और इन्होंने अपनी तुज़ के बाबरी नामक पुस्तक किसमें लिखी थी, तो भाषा कौन सी थी, तुज़ के बाबरी की भाषा कौन सी थी, तो तुर्की भाषा हो जाती है। तुर्की भाषा में इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक को लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा रुचि, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने क्या किया था, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में
और आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला हो जाता है। दीवाने खास, दीवाने आम और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। इसकी संरचना कैसी हुई थी? तो बहुमूल्य रत्नों और कोहिनूर हीरो से की गई थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे और बाकी इस पे तो डिस्कस कर ही चुके हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? तो औरंगजेब की धार्मिक नीति को देख लेते हैं। औरंगजेब ने जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवात और नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था और जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 तक चला था। और औरंगजेब के समय तक मुगलों और सिखों के संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिससे सिखों की हार हुई थी। मुस्लिम से ज़कात धार्मिक कर लिया जाता था और गैर मुस्लिम से जजिया कर लिया जाता था। तो इसे आप याद रख सकते हो। जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं? ज़कात देते हैं। ठीक है, तो ये ज़कात यानी ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। और उसके अलग जो हो जाता है जजिया, ये किससे? तो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से लिया जाता था। उसके बाद है शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? तो शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन ये बहुत ज़्यादा जनता को मानते थे, ऐसा नहीं था ये जनता पर अत्याचार करते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखिए, इनकी जो कानूनी व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इसमें क्या था, शिवाजी कैसे थे? तो ये जनता पे बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करते थे। और इन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाता है। इसमें स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, ये सभी हो जाती हैं। तो और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इन्होंने ही अपनाई थी और सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली इन्होंने लागू कर रखी थी। उसके बाद आपका हो जाता है कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। तो कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जो आपका हो जाता है बहुमुखी उपयोगिता के कारण ही इसे काला सोना या काला हीरा भी कहते हैं। अगर आ जाए कि काला सोना या काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। ठीक है, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए और उसके विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखनी। तो संचार का मतलब ये होता है हमें जो जानकारी प्राप्त होती है किसी के द्वारा, तो वो संचार का साधन हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे टीवी आपको हो जाता है, मोबाइल आपका हो जाता है, लैपटॉप आपका हो जाता है, ये सभी चीज़ें क्या है? संचार के साधन हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम और देख और इसमें हो जाता है वो भारतवर्ष के किसी न्याय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका और भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार वकील रह चुका हो और कानून का महान ज्ञाता होना चाहिए। भाई, कानून के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाता है कोई भी कानून बनाने के लिए पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक में क्या होता है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले पेश किया जाता है और इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। प्रत्येक वाचन पर सदस्यों का मत जाता है। तीसरे वाचन में बहुमत मिलने पर दूसरे सदन में बहुमत के लिए भेजा जाता है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक को कानून बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत हो जाते हैं, आपका हो जाता है केंद्रीय सरकार की आय के मुख्यतः उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर तथा टकसाल की आय है। रेलवे तथा डाकतार से उसको अंशदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों तथा सरकारी उद्योगों भी केंद्रीय सरकार के कुछ आय होते हैं, जैसे आयकर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब उत्पाद कर, सेवा कर और सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उधार लिया गया धन, विदेशी अनुदान, सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभ, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व। तो भाई, बैंकों का बहुत ही महत्व है। बैंकों से हम क्या करते हैं, जब हमें कोई काम शुरू करना होता है तो हम वहाँ से लोन ले सकते हैं, हम अपना जो पैसा होता है वहाँ पे रख सकते हैं
और क्या होता है, जहाँ हमें पैसा भेजना होता है बैंकों के द्वारा ही भेजते हैं हम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वहाँ से प्राप्त करते हैं। डेबिट कार्ड में ये होता है कि हमें प्लास्टिक मनी उसके बैंक से प्राप्त होती है, जिससे हम क्या करते हैं, उसका यूज़ हम बाहर यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी शॉपिंग करने में। तो इससे हमारे धन की क्या होती है, सुरक्षा रहती है। हम धन लेके चले तो वो गिर सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड हमको लिमिट मिलती है, बैंक हमको लिमिट देता है हमको। और बैंक हमको क्या करता है, बैंक हमको देखिए, हम वहाँ पे लॉकर अपना ले सकते हैं। लॉकर में क्या करते हैं, अपने जेवरात वहाँ पे रख सकते हैं जो कि सुरक्षित रहते हैं। और बैंकों में ये सब जब हम कर देते हैं, बैंकों में अपना धन रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुकून से अपने घर में सोते हैं। वरना क्या होता था, पहले लोग घर ही में सब चीज़ें रखते थे, तो जिसके पास जितना धन होता था उसके पास नींद फिर नहीं होती थी, वो सो नहीं सकता था। तो बैंकों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो हम भाई बैंक प्रभावित भी करती है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ पूछ ली गई कि हवा हो गई, वो बिल्कुल से तो हवा कुछ भी नहीं है। बस आपकी समझ पे चीज़ें हैं कि समझ कितनी है, आप चीज़ों को कहाँ तक समझ रहे हैं, है ना। उसके बाद है शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो शेरशाह की शासन व्यवस्था क्या थी, तो शेरशाह के राजत्व का सिद्धांत और प्रशासन शासन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण। साम्राज्य 47 इकाइयों सरकारों में विभक्त था, जिसमें से प्रत्येक पुनः कई परगनों में विभाजित थे। परगने में एक शिकदाराए शिकदारान और एक कोषाध्यक्ष एवं हिसाब रखने के लिए एक हिंदू एवं एक फारसी लेखक होते थे। अगली बड़ी प्रशासनिक इकाई सरकार में एक तथा एक मुसन्निफ़े मुसन्निफ़ान होते थे, जो परगने के अधिकारियों के कार्य की देखभाल करते थे। अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्रों में अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए सुल्तान ने उन सबको हर 2 या 3 वर्षों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जो उसके शासन की अल्पकालीन अवधि के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। और शासन की प्रत्येक शाखा की व्यक्तिगत देखभाल शेरशाह स्वयं करता था। अशोक तथा हर्ष के समान वह इस सूत्र के अनुसार कार्य करता था कि बड़ों को सदैव क्रियाशील होना शोभा देता है। मुगल काल भवन निर्माण की विशेषता लिखिए। तो मुगल काल में क्या था, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल बहुत ज़्यादा विकसित था, और ये विकास क्रमिक चरणों में हुआ। समय तथा मगर सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ कला व स्थापत्य में क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जब समय आता है तो उसमें परिवर्तन जरूर होता है, क्योंकि भाई क्या होता है, कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे समय आता है तो किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी प्रारंभिक दौर की स्थापत्य कला में देशी व इस्लामी वास्तुशैलियों का मिश्रण था। और उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने ईरानी शैलियों में ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण कराया। और अकबर काल में स्थापत्य का प्रथम उदाहरण हुमायूं का मकबरा हो जाता है, जो कि विशाल गुंबदीय यानी द्विगुंबदीय प्रणाली से निर्मित है, और इसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहते हैं। तो आप ये सब लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। और अकबरकालीन स्थापत्य कला हिंदू मुस्लिम ईरानी शैलियों का सम्मिश्रण थी। तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, और यहीं से ब्रिटिश शासन की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, तो यह संधि 16 अगस्त 1965 ईस्वी को क्लाइव व सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि की शर्तें बहुत सी थीं, देख लेते हैं। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया, और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हुई। और सुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले ही की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया, और राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। उसके बाद आपका हो जाता है वेलेजली की सहायक संधि के उद्देश्य। तो यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप भारत में सहायक संधि का प्रारंभ डुप्ले प्रथम यूरोपियों ने किया था। लॉर्ड वेलेजली
1798 से 1805 ईस्वी ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। ज्ञात हो कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 मैसूर तथा तंजौर ने 1799 ईस्वी में, भरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर ने के सिंधिया ने फरवरी 1804 वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेवी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आप यहाँ पे इसको देख लें, इसकी विशेषताएं भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख लें और बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि लेंदी टाइम कितना होता है तो 2 ही घंटे का होता है। तो जितनी चीज़ें पूछी जाए आप उसी तरह से लिखें, बहुत ज़्यादा ये नहीं एक क्वेश्चन आप लिखने बैठ गए और दूसरे क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो कॉर्नवालिस के द्वारा सुधार देख लेते हैं। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ने गवर्नर जनरल रहे थे, वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इसके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता था। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित थी। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो बेंटिंक ने सामाजिक सुधार भी किए। कंपनी ने अभी तक भारतीय रीति रिवाजों के हस्तक्षेप नहीं किया था। बेंटिंक ने कंपनी की नीति बदली। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाता है, देख लेते हैं फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर होता है। तो दीवानी मामला वह होता है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृतियों, कर्मों संबंधी प्रश्नों पर अवलंबित क्यों ना हो। यहाँ बात भी तात्विक नहीं है कि वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। अब ऐसे मामलों में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह दीवानी वाद या मुकदमा कहलाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है फौजदारी मामले। तो भारत में भारतीय दंड संहिता तथा अन्य बहुत से कानूनों के द्वारा कुछ कृतियों और कुछ अकृत्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, इन आपराधिक कृत्यों और कुछ आकृतियों को दंडनीय आपराधिक घोषित किया गया और इन आपराधिक कृत्यों और आकृतियों के लिए दंड निश्चित किया गया। ये सभी मामले जिसमें किसी व्यक्ति को कोई यानी अपराध करने के लिए दंड दिए जाने हैं तो निवारण यानी विचारण किया जाए, वे सभी मामले आपराधिक या फौजदारी मामले कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उपभोक्ता विवाद यानी प्रतितोष मंच द्वारा प्रदान किए गए निर्णय की पालना नहीं कर रहा है, तो उसे इस अकृत्य के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा कितना, तो 27 अधिनियम 27 के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा, दंडनीय करार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है यहाँ पे आपको। तो देश को 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य अब 80% निर्धारित किया गया। योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.2% से घटाकर अब 80% कर दिया। इस संशोधन के साथ 12वीं योजना के दस्तावेज को परिषद की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में स्वीकार किया गया। यह दूसरा अवसर है जब इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य घटाया गया। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9.0% का निर्धारण किया गया, जिसे बाद में सितंबर 2012 में घटाकर 8.2% किया गया था।
देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 7.9% वार्षिक वृद्धि प्राप्त की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजित करने और देश में निर्धरता अनुपात 10% बिंदु की कमी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है कि वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 80%, कृषि क्षेत्र में 4.0%, वहाँ विनिर्माणी क्षेत्र में 10.0% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। उसके बाद है योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य और योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य। अष्टप्रधान क्या है, तो आप अष्टप्रधान को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जो शिवाजी ने क्या किया था, अष्टप्रधान बनाया था। इसमें 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। उनको क्या किया था, 8 मंत्रियों का जो मंडल बनाया था उनको अलग अलग पद पर नियुक्त किया गया था। भाई कि तुम्हारा ये काम है, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम इसको संभालोगे, तुम इसको संभालोगे। तो इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, चिटनीस, सुमंत, सेनापति ये सभी हो जाते हैं। इसमें देखिए जो पेशवा थे उनका क्या काम था कि वो देख रेख करते थे शासन की, और आमत्य क्या था, तो ये हिसाब की जांच पड़ताल करते थे। यानी ये क्या करते थे, इनका मुख्य काम क्या हो जाता था, राज का जो हिसाब था इसकी जांच पड़ताल करना था और लेखा जोखा करना था। और मंत्री का क्या काम था, मंत्री का काम ये था कि जो ये काम होते थे दैनिक कार्यों वाले, दरबार की कार्रवाइयों का विवरण रखना होता था कि जैसे आज ये करना है, आज इनसे मिलना है, आज ये सभी चीज़ें हो जाती है ना। चिटनीस ये राजा के पत्र व्यवहार की देखरेख करते थे। और सुमंत कौन थे, तो जो सुमंत हो जाते हैं राजा का विदेश मंत्री होता था। जैसे विदेशों में भेजे नहीं जाते हैं कि भाई वहाँ पे जाओ, तो जैसे विदेश मंत्री जो, यानी विदेश में क्या होता था, सुमंत मतलब विदेश मंत्री होता था, इस तरह से आप कहें। और सेनापति, इसका कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को सुगठित करना होता था। ठीक है, और पंडित राव या दानाध्यक्ष और न्यायाधीश इतने होते थे। तो 8 इन्होंने अष्टप्रधान जो था इन्होंने इसका एक गठन किया था। अब यहाँ पे 2023 के बच्चे देखिए बहुत ही कम टाइम में आपका ये कंप्लीट हो गया है। जल संसाधन से आप क्या समझते हैं कि भाई जल संसाधन जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसका जो क्या हो जाता है, जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अधिकांश लोगों के जीवन हेतु ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक क्या है, अक्षय प्रकृति संसाधन है। जल का उपयोग कृषि उद्योगों, घरेलू मनोरंजन के लिए, पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। तो भाई जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए भाई जल तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल ही जीवन है जिसको आप कह सकते हो, है ना। जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं, तो जनपद स्तर पर न्यायालय देख लेते हैं। जनपद स्तर पर न्यायाधीश न्यायालय होते हैं। इसमें एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुसन्निफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। लेकिन यदि जिला स्तर पर देखा जाए तो 6 प्रकार के न्यायालय दृष्टिगोचर होते हैं: फौजदारी, दीवानी, भू राजस्व विभाग और उपभोक्ता न्यायालय। महाद्वीप किसे कहते हैं, देखिए रिपीटेड सारे क्वेश्चन हैं तो इस तरह से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ऐसे ही चीज़ों को देख लेंगे। महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप एक विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। महाद्वीप को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों ने महाद्वीप को अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर आम राय यह है कि एक महाद्वीप धरती पर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताएं, दोनों के उदाहरण दीजिए। तो परंपरागत वे हो जाते हैं जैसे आपके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल आदि, ये सब परंपरागत में आते हैं। और गैर परंपरागत में आते हैं विद्युत वाहन, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं, तो वन 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए 6 प्रकार के वन होते हैं और इसमें ये बटे हुए हैं: आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय एवं उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन एवं
उप शीतोष्ण तथा शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको बांटा गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, दलदलीय वन, ये हो जाते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। आपका है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज संसाधन सोना, चांदी, तांबा और लौह अयस्क हैं। टिन है, पेट्रोलियम है, ये सभी हो जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इन संसाधनों ने अपने देशों को विशेष रूप से युद्ध के समय या अन्य उद्योग देशों द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के दौरान उच्च आय प्रदान की है। दक्षिण अमेरिका के इन संसाधनों के अतिरिक्त भूमि, ताज़ा जल, वायु, दुर्लभ मृदा तत्व और अयस्क इस जैसे सोना सहित भारी धातुएं भी शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, सदन के सदस्य के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना व विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। संसद व राष्ट्रपति से पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है। और अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रभावी विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किस सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है शिवाजी के शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, या शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। तो वही चीज़ आपको लिखना है। इन्होंने अष्टप्रधान एक मंडल को बनाया था जिसको अष्टप्रधान कहते थे। उसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दिए गए थे। वो क्या करते थे, कुछ उसमें प्रधानमंत्री, कुछ वित्त मंत्री, कुछ चिटनीस, कुछ विदेश मंत्री, सेनापति, पंडित राव या दानाध्यक्ष थे और न्यायाधीश थे। तो इनके अलग अलग कार्य होते थे। तो आप ये अच्छे से कर ले जाओगे। और उसके बाद है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया। तो आपको पता है अकबर ने क्या किया था। इन्होंने सिर्फ अपने ही धर्म को नहीं माना था, इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली थी, यानी एक पुस्तक तो लिखी थी प्लस एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही धर्म, जिसमें इन्होंने सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको एक में सम्मिलित किया था और उसको दीन इलाही नाम दिया था। और ये सिर्फ मुस्लिम पर ही नहीं, हिंदू और भी जो धर्म थे सभी को क्या किया था, ये समझ चुके थे कि हमें एक से हम सिर्फ एक को समझेंगे, यानी एक ही धर्म के लोगों को समझेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे अभी होता है भाई, नेता लोग होते हैं, अगर एक ही जाति के या एक ही धर्म के लोग को समझेंगे तो क्या वो जीत जाएंगे? नहीं। जब सभी को एक जैसा समझते हैं उस टाइम पे, बाद में तो वो कुछ भी समझे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब सभी को वो समझेंगे तभी उनकी हर एक बंदे की वोट एक समान होती है, चाहे वो अमीर की हो या गरीब की हो या हिंदू या मुस्लिम या ऊंची जात के या नीची जात का, सभी की वोट समान होती है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है अकबर ये चीज़ समझ चुके थे कि हम सिर्फ एक ही धर्म पे अगर हम जोर देंगे, उसी को ऊंचे ऊंचे पद पे रखेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला, हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं होने वाला है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सभी धर्मों के, आपने देखा कि हिंदुओं में भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्होंने पदासीन किया। तो इससे इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया। अब ये चीज़ अब पता नहीं कि इन्होंने किया भी या नहीं किया, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, बाकी ऐसा कोई करता नहीं है ना, बाकी हो भी सकता है, हम तो वहाँ पे थे नहीं। खैर, इसके परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। इसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किया और मुगल साम्राज्य की अपार क्षति पहुँचाई, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। और औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने अपने शासन में 25 वर्ष दक्षिण में व्यतीत किए और दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। और दक्षिण में लगातार रहने के कारण वो उत्तर भारत की ओर ध्यान ना दे सका। अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, नूरजहाँ मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो नूरजहाँ क्या बहुत ही सुंदर थी और जहांगीर की ये पत्नी थी और उनको यही जो ये नूरजहाँ की उपाधि है इनकी सुंदरता की वजह से इनको मिली थी। और मकबरा जो
शासक जिनको मृत्यु मतलब मिल जाते थे, उन पे एक स्मारक बनाया जाता था, तो उसको मकबरा कहते हैं। और कोहिनूर एक हीरा बहुमूल्य रत्न। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। इतने कम टाइम में आपका 50 नंबर, यानी 50 नंबर का हमने एक ही क्लास में सारा कंप्लीट करा दिया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, इससे रिवीजन करके आप जाएंगे, क्योंकि फास्ट रिवीजन हमने किया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें करने वाली थी वो किया है। बाकी आप लोग तो इसको देख ही चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से हाँ चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर करें। और सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह से आपको जो क्लासेज़ हैं, क्योंकि अब कंटिन्यू ये क्लासेस चलेंगी महामैराथन के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास में आपको सारा सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले क्लास में। और हाँ, कल आप लोगों के लिए एक क्लास आएगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप इतने कम टाइम में 95% नंबर ला सकते हैं। तो वो भी क्लास आप लोग देखना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना, देखिएगा ज़रूर।